Hello students, welcome to the St. Peter's Law Academy. I am Sumit Pawar and today we are going to discuss a local law regarding the Rajasthan APO exam. Okay, so as you know student, 19th Jan 2025 राजस्थान APO का एग्जाम है और राजस्थान APO के एग्जाम में राजस्थान से स्पेशली 3 लोकल लॉज को पूछा जाना है। 3 कितने लोकल लॉज हैं? 3 लोकल लॉ। ओके, इसमें से जो आपका फर्स्ट लोकल लॉ है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, आप जाकर उसकी क्लास देख सकते हैं। जो फर्स्ट लोकल लॉ था वो था राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992। इट मींस दैट पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 ये हमने अपनी पूरी वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस विद द इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द प्री, जो प्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ आपको सोल्व कराया गया है 1992 का ये एक्ट। आप जाइए और अपनी क्लास को कंप्लीट कीजिए वहां। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर एक्ट regarding the Rajasthan APO and that is the 2022 Act. The name is Rajasthan Public Examination Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment. Very important, underline करना, in Recruitment Act 2022. स्टूडेंट अगर आपने क्लास की है जो पुराने वाला एक्ट था तो मैंने आपको है ना स्टार्टिंग में ही वहां पर समझाया था। मैंने आपको कहा था कि 2022 में जो एक्ट आया है इससे पहले है ना किसी भी एग्जाम में उसके पेपर के वो लीक करने से रोकना, ठीक है, या वहां पर अनफेयर मींस यूज होने से रोकना, उसके लिए सिर्फ एक एक्ट था और वो था 1992 का एक्ट। ठीक है, फिर वो यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो रहे हैं, वो कोई बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, वो किसी वैकेंसी के एग्जाम हो रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए एक इंडिविजुअल एक्ट था, दैट इज 1992 का एक्ट। ओके, अब 2022 में ना एक अमेंडमेंट हो, एक न्यू एक्ट आता है। ठीक है, अमेंडमेंट नहीं है, एक न्यू एक्ट आता है और इस एक्ट ने क्या किया है स्टूडेंट, इस एक्ट ने 1992 के एक्ट को कंप्लीटली रिपील्ड नहीं किया है। ठीक है, अब जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हैं, बोर्ड के एग्जाम हैं, ठीक है, या ऑटोनोमस कॉलेज का कोई एग्जाम है, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम है या कॉलेज का कोई एग्जाम है, वो सारे के सारे एग्जाम किसके अंदर कवर होंगे? 1992 के एक्ट के अंदर। यानी कि 1992 का एक्ट सिर्फ उन एग्जाम के बारे में बात करता है जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बोर्ड के लेवल पर होते हैं। वैकेंसी के एग्जाम पर वहां पर बात नहीं होती है। ठीक है, बट अब ये जो 2022 का एक्ट आया है स्टूडेंट, ये स्पेशली किस बारे में बात कर रहा है? रिक्रूटमेंट, अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट। जो वैकेंसी होती हैं, जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं, उसमें जो अनफेयर मींस है उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना, उसको पेनल्टी देना, पनिश करना, ये सब चीजें 2022 का एक्ट है। तो याद रखना 1992 का जो एक्ट है स्टूडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ किस बारे में है? बोर्ड, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जाम के बारे में। बट जो 2022 का एग्जाम है वो रिक्रूटमेंट में जो एग्जाम होते हैं, जो वैकेंसीज के जो एग्जाम होते हैं, उस बारे में बात करता है। इज दैट क्लियर? तो दोनों एक्ट का आपको डिफरेंशिएट क्लियर है? ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बेसिक इसका कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्ट नंबर, इनेक्टेड डेट, एनफोर्समेंट डेट एंड टोटल सेक्शंस एंड टोटल शेड्यूल्स। ओके, तो एक्ट नंबर क्या है स्टूडेंट? ये इट्स एक्ट नंबर है ऑफ 2022। ओके, and what is the enacted date? So enacted date is 5 April 2022. 5 April 2022. Enforcement date 12th April 2022. How many sections? How many sections student? Total are 20 sections. Okay, and schedules 2 schedule. तो देखिए बहुत बार जो आपके प्री में क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, वो बहुत बार आपके प्री में क्वेश्चंस यहां से बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि अपने इन बेसिक कंसेप्ट को भी अच्छी तरह से क्लियर करना। ठीक है, एक्ट नंबर 6 of 2022, इनेक्टेड डेट इज 5 April 2022, एनफोर्समेंट डेट इज 12 April 2022, टोटल सेक्शंस 20 एंड टोटल शेड्यूल 2। 1992 के एक्ट में कितने शेड्यूल थे? 1। 2022 के एक्ट में कितने शेड्यूल हैं? 2। 1992 के एक्ट में कितने सेक्शन थे? 8। 2022 के एक्ट में कितने सेक्शन है? 20। लिटिल बिट कंपैरिजन। तो ये क्लियर है आपको? ठीक है। द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस, वेरी इंपोर्टेंट, अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022
टू। अगर आप इस एक्ट के नाम को ही बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ये इसका पोस्टमार्टम करेंगे आप इस एक्ट के नाम का ही, और आपने 1992 के एक्ट की क्लास को अच्छी तरह से समझा है, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा कनेक्शन वहां से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज पब्लिक एग्जामिनेशन। ये पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है, कौन से एग्जामिनेशन पब्लिक एग्जामिनेशन है। इट मींस दैट स्टेट में होने वाले कौन से एग्जाम पब्लिक एग्जाम है, विच एग्जाम डीम टू बी अ पब्लिक एग्जाम। ओके, तो याद होगा कि जब हमने 1992 का एक्ट किया था स्टूडेंट, तो वहां पर हमने समझा था कि कौन से एग्जाम पब्लिक एग्जाम हैं, और वहां पर कौन से एग्जाम पब्लिक एग्जाम थे 1992 के एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि शेड्यूल नंबर 1 में स्पेसिफाई किए गए। ठीक है, बट यहां पर ऐसा नहीं। अभी जो पब्लिक एग्जामिनेशन है, इसके साथ हमें शेड्यूल नंबर 2 को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, शेड्यूल नंबर 2, और इसी के साथ हमें रीड विद करना है सेक्शन 2 क्लोज ई को। ध्यान से समझते हुए चलिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जितना पोस्टमार्टम हो सकता है सबसे पहले एक्ट के नाम का पोस्टमार्टम कीजिए। अब पब्लिक एग्जामिनेशन आपने कह दिया है, अब कौन से एग्जाम पब्लिक एग्जाम है अकॉर्डिंग टू द एक्ट नंबर ऑफ 2022, सो देन यू कैन गो थ्रू विद द शेड्यूल नंबर 2, रीड विद शेड्यूल नंबर सेक्शन 2 क्लोज ई। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। आफ्टर measures for prevention of unfair means, what do you mean by the unfair means? आपको 1992 का एक्ट याद आ रहा है कि 1992 के एक्ट में अनफेयर मींस का क्या मतलब है। देखिए, जब हमने सेक्शन 1992 के एक्ट को पढ़ा था, तो वहां पर था सेक्शन नंबर 2C। क्या था स्टूडेंट? सेक्शन नंबर 2C में डिफाइन किया गया था अनफेयर मींस क्या होता है। ठीक है, और यहां पर 2022 के एक्ट में सेक्शन नंबर 2F। स्टूडेंट थोड़ा सा कंपैरिजन कर चलना, अदरवाइज जब ये आपके एग्जाम में आएगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सा कंटेंट दोनों का सेम है। 1992 का और 2022 के एक्ट का बहुत सारा कंटेंट क्या है, सेम है। सो दैट्स व्हाई कंपैरिजन। ओके, अनफेयर मींस को डिफाइन किया गया है 1992 के सेक्शन नंबर 2C में, व्हाइल इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लोज F in 2022 act. Is that clear? In recruitment, स्पेशली क्या है, ये बताता है कि रिक्रूटमेंट में डील करता है, while 1992 के बारे में ऐसा नहीं था। एंड दैट इज अ 2000 रिसीव्ड द असेंट ऑफ द गवर्नर, प्रेसिडेंट नहीं आता है, बिकॉज इट्स अ लोकल लॉ, तो यहां पर प्रेसिडेंट के एसेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, on the 5th day of April 2022, it means that it's a assent date or it's a enacted date। बात एक ही है स्टूडेंट, assent date of the governor or the enacted date of this act, both are same, और मीनिंग भी दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ आपका सारा बेस। अब धीरे धीरे ना हम एक्ट पर आगे चलते हैं। सबसे पहले आते हैं इसके प्रेम्बल पर, जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना होता है बहुत बार। ठीक है, इसके प्रेम्बल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। जब हमने आपको 1992 का एक्ट समझाया था, तो वहां से भी जब हमने उसके एमसीक्यू सोल्व किए थे, तो 2 क्वेश्चन थे स्टूडेंट वहां से भी। इट्स अ प्रियम्बल, ये क्या है, ये इसका प्रियम्बल है। और इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, ये इस एक्ट का ऑब्जेक्ट भी है। इट्स अ ऑब्जेक्ट ऑल्सो ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट का जो प्रियम्बल है वही इस एक्ट का उद्देश्य भी है। ठीक है, उसी का तो नेचर होता है। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, है ना। चलिए, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना एक बॉक्स में रखना 2 वर्ड्स को। यहां पर है टू प्रोवाइड, एन एक्ट टू प्रोवाइड, तो पहले तो इसको बॉक्स में रखिए, इस टू प्रोवाइड को। ठीक है, आपको इस पूरे टू प्रोवाइड और भी कहीं दिख रहा है? इस पूरे पैरा, ये रहा। इस पूरे पैरा में 2 जगह देखिए, बेरेट को ना पढ़ने का एक आर्ट होता है। अगर आपने बेरेट को पढ़ने के इस आर्ट को समझ लिया ना, तो आप कभी भी किसी भी स्टेट का लोकल लॉ, जनरल लॉ, स्पेशल लॉ, सेंटर का, स्टेट का कभी भी पढ़ सकते हैं, और वो कभी आपको टफ नहीं लगेगा। बस आपको बेरेट पढ़ने का नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं है एमसीक्यू का बूट उठाया और आपने एमसीक्यू सोल्व करना शुरू कर दिया। मैं इसको सही नहीं मानता। मेरा मानना है कि एक बार आपको बेरेट का डेप्थ नॉलेज जरूर लेना चाहिए, आप जब भी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं। इट्स अ मैंडेटरी। तो यहां पर है ना 2 जगह टू प्रोवाइड है। इट मींस दैट It's a first object and it's a second object. ये यहां पर second object है.
दोनों को डिवाइड कर पढ़ना अलग अलग, ठीक है। जो फर्स्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है, देखिए, फॉर इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कर्ब द ऑफेंसेस ऑफ लीकेज ऑफ क्वेश्चन, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करना, ऑफ लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एट पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑटोनोमस बॉडी, अथॉरिटी, बोर्ड और कॉर्पोरेशन, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। देखिए क्या कर रहा है, टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कर्ब द ऑफेंसेस, ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना, उनको कर्ब करना, किस लिए, कौन से ऑफेंसेस, लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, जो ये क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं ना आए दिन। राजस्थान में 2022 की बात है और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, रिगार्डिंग वहां पर है ना टीचिंग का एग्जाम हुआ था, शायद उसको रिट वगैरह कुछ बोलते हैं, अब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, ठीक है। और उस एग्जाम का बहुत ही ज्यादा पेपर लीक हुआ था। तो द फर्स्ट प्रोवाइड इज दैट कि आप जो भी क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं ना, हम थे कहां पर कि जो राजस्थान में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे थे और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही थी, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम नहीं रही थी, वो ब्लंडर बन चुका था गवर्नमेंट के लिए, ओके। तो इसीलिए उस क्वेश्चन पेपर लीक होने के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया कि वो लीक ना हो। यूज ऑफ अनफेयर मींस, अब क्या है कि पब्लिक एग्जाम में सिर्फ पेपर लीक होना ही एक प्रॉब्लम नहीं है, साथ में वो जो पेपर को करते हुए जो अनफेयर मींस का यूज होता है ना, अनफेयर मींस क्या होते हैं, गैजेट्स, कोई चिट, कोई ऐसा मटेरियल जो आपके पास नहीं होना चाहिए था रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, कोई पर्सन आपको बाहर से हेल्प कर रहा है, कोई सोर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इनटू द अनफेयर मींस, ओके। सो ऐसे अनफेयर मींस एट पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट, किस पर्पस के लिए, रिक्रूटमेंट के पर्पस के लिए, टू एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट पर, अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की जो पोस्ट है उसमें किसी पर भी, इंक्लूडिंग ऑटोनोमस बॉडीज, अथॉरिटीज, बोर्ड और कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट के अंडर में जो भी आते हैं, जो भी पोस्ट आती है वो, और उसमें क्या इंक्लूड है, उसमें इंक्लूड है ऑटोनोमस बॉडीज, अथॉरिटीज, बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन। यहां से प्री का क्वेश्चन बना हुआ है स्टूडेंट, बन सकता है यहां से प्री का क्वेश्चन, सो प्लीज मार्क इट, ओके। इट्स अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। नाउ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज एंड टू प्रोवाइड फॉर designated courts for the trial of such offenses and for matters connected therewith or incidental thereto। मेन है यहां पर ये वाला पॉइंट, डेजिग्नेटेड कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंस, किसी भी कोर्ट को क्या कर सकती हैं, इन ऑफेंस को ट्रायल करने का डेजिग्नेट कर सकती हैं कोर्ट्स को। इज दैट क्लियर? सो नाउ दीज द टू ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट विच इज प्रोवाइडेड बाय द प्रेम्बल ऑफ दिस एक्ट। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं तो नाउ यू हैव द 3 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज question leakage the question paper and prevent the unfair means, third one is designated the courts, लीकेज नहीं होने देना है क्वेश्चन पेपर, अनफेयर मींस को यूज नहीं होने देना है, और जो भी कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट चाहे उसको क्या कर सकती है, डेजिग्नेट कर सकती है ट्रायल। दीज 3 ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इन शॉर्ट, क्लियर, वेरी गुड। नाउ हेडिंग इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन measures for prevention of unfair means in recruitment act 2022। it means that it's a short title। ये क्या है स्टूडेंट, ये short title है इसका। it means that short title मतलब एक्ट का नाम होता है वहां पर, ठीक है। it shall extend to the whole of the state of Rajasthan because of it's a local law, तो पूरे राजस्थान पर लागू होता है, तो ये क्या है, ये इसका extent है। the second clause is related to the extent of this act, okay। now the third clause, it shall come into the force on such date as the state government may by notification in the official gazette appoint। it's a commencement। कब से लागू होगा ये, जब से स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में इसको पब्लिश करेगी, ओके। और वो डेट कौन सा है स्टूडेंट, 12 अप्रैल 2020, ये इसका एनफोर्समेंट डेट है। सेक्शन नंबर 1 इज क्लियर, ओके। नाउ कम टू द सेक्शन नंबर 2। तो कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या क्या इंक्लूड है स्टूडेंट, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में एग्जाम का प्रिपरेशन, एग्जाम की प्रिंटिंग, सुपरविजन, कोडिंग,
processing, storing, transportation, distribution, collection of question paper, collection of answer sheet, collection of OMR sheet, collection of result sheets, evaluations, declaration of result, etc. It means that everything which is related to the exam, so then it is the conduct of the public examination according to the section number 2 clause A. Is that clear? तो सब कुछ इंक्लूड है उसमें, उसका प्रिपरेशन, उसका प्रिंटिंग, उसका सुपरविजन, उसका OMR शीट का कलेक्शन, क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन, आंसर शीट का कलेक्शन, एवरीथिंग. ओके. नाउ सेक्शन नंबर 2B, examination authority. What do you mean by the examination authority here? So the examination authority means an examination authority as specified in the schedule number 1. Very important. It means that section number 2 clause B read with schedule 1 or a schedule first. आपको सेक्शन 2B को क्या करना है? शेड्यूल नंबर फर्स्ट के साथ रीड विद करना है. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब देखिए, ये कहता है कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी है, तो ये बात कहता है कि जो कि क्लोज शेड्यूल नंबर फर्स्ट में बताई गई हैं वो सारी अथॉरिटी एग्जामिनेशन अथॉरिटी हैं. सो आइए शेड्यूल नंबर 1 पर. दिस इज शेड्यूल नंबर 1. इट्स अ शेड्यूल नंबर 1. ठीक है. तो हियर आर द 10 अथॉरिटीज. हियर आर द 10 अथॉरिटीज. यहां पर 10 अथॉरिटीज हैं स्टूडेंट, जो क्या हैं? जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं अकॉर्डिंग, जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 2 क्लोज B. और वो कौन कौन सी हैं देखिए. फर्स्ट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन. ओके. सेकंड, राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, एनी अदर अथॉरिटी और एजेंसी और रिक्रूटमेंट कमिटी एंगेज्ड और कॉन्स्टिट्यूट बाय द स्टेट गवर्नमेंट. फिफ्थ वन इज द स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज. सिक्स्थ, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. सेवंथ, राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड जयपुर. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन बाय स्टेट गवर्नमेंट, एनी सोसाइटीज, कॉरपोरेशन, लोकल बॉडीज एंड ऑल PSUs owned by the state government substantially or the partially. And the 10th, any other authority notified by the state government. ठीक है. तो ये जो भी अथॉरिटी एग्जाम कराएंगी, ये अथॉरिटी जो भी एग्जाम कराएंगी, उन सभी एग्जाम पर 2022 का ये एक्ट अप्लाई होगा. बात समझ में आ रही है? सभी अथॉरिटीज पर. ये अथॉरिटीज जो भी एग्जाम कराती हैं, इन सभी अथॉरिटीज पर 2022 का एक्ट अप्लाई होने जा रहा है. इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. तो ये अथॉरिटीज आपको याद करना है, ये देख लेना. ठीक है. आपको एक दो बार आप इनको देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. ठीक है. चलिए वापस आइए अपने डेफिनेशन क्लोज पर. फोर्थ, हु इज एग्जामिनी. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 2D. एग्जामिनी कहां डिफाइन है स्टूडेंट? एग्जामिनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2D में. तो देखिए, एग्जामिनी मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड परमिशन बाय द कंसर्निंग अथॉरिटी टू अपीयर इन अ पब्लिक एग्जामिनेशन. कोई भी पर्सन जिसको कंसर्निंग अथॉरिटी ने परमिशन दिया है. किस बात का परमिशन दिया है? कि वो इस पब्लिक एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है. तो ऐसा कोई भी पर्सन क्या है? एग्जामिनी है. ठीक है. लेके सपोज दैट आपने APO का आपने फॉर्म फिल किया है, तो अब जो अथॉरिटी है, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो आपके एडमिट कार्ड इश्यू करेगा. जब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आपके एडमिट कार्ड इश्यू कर रहा है, तो इट मींस दैट वो आपको परमिशन दे रहा है कि आप इस पब्लिक एग्जाम में क्या होइए? अपीयर होइए. तो इट मींस दैट यू आर एग्जामिनी. आप एग्जामिनी हैं. इज दैट क्लियर? ओके. चलिए सेक्शन नंबर 2E, पब्लिक एग्जामिनेशन. सेक्शन नंबर 2E रीड विद शेड्यूल सेकेंड. ठीक है. ठीक है. याद रखना, जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है यानी कि 2B है, आपको उसको रीड विद करना है शेड्यूल फर्स्ट के साथ. शेड्यूल फर्स्ट. और जो सेक्शन 2E है, इसको आपको रीड विद करना है शेड्यूल सेकेंड के साथ. ओके. ये पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है? कौन कौन से एग्जामिनेशन यहां पर पब्लिक एग्जामिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट? मीन्स एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट. फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट जो किसके लिए है?
रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए है, ठीक है। फॉर एनी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑटोनोमस बॉडीज, अथॉरिटीज, बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस और स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल, जो किसमें स्पेसिफाई किए गए हैं, सेकंड शेड्यूल में किए गए हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी पोस्ट, और ना ही सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की, ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनकी किसी पोस्ट पर, अब जो बोर्ड्स हैं उनकी किसी पोस्ट पर, जो अथॉरिटीज हैं उनकी किसी पोस्ट पर, जो कॉरपोरेशंस हैं उनकी किसी पोस्ट पर, और जो सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई किए गए हैं वो सारे के सारे एग्जामिनेशन क्या हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन हैं। वो सारे के सारे एग्जाम क्या हैं स्टूडेंट्स, पब्लिक एग्जाम। इज इट क्लियर? सो नाउ अब चलते हैं हम अपने सेकंड शेड्यूल पर। तो देख लेते हैं एक बार कौन सी लिस्ट प्रोवाइड की है। दिस इज योर सेकेंड शेड्यूल, ओके। सेकेंड शेड्यूल सेक्शन 2E। तो ये हैं आपके सारे पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है। एनी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसा कोई भी एग्जाम जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है उस पर सेक्शन नंबर 2, उस पर ये 2022 का एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी अदर अथॉरिटी और एजेंसी और रिक्रूटमेंट कमिटी engaged or constituted by the state government, any recruitment examination conducted by the state funded universities, जो कोई भी एग्जाम कौन करा रही है, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज करा रही हैं। एनी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यहां पर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, यहां पर आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम की बात नहीं हो रही है, याद रखना, इस पर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि वहां पर ऑप्शन में यूनिवर्सिटीज आएगा ना तो आप ये मत सोच रहे ना कि ये 1992 का एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी भी आ रहा है तो वहां पर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रिक्रूटमेंट, यानी कि जो स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज जो एग्जाम करा रही है वो किससे रिलेटेड है? रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, वैकेंसी से रिलेटेड है। तो यूनिवर्सिटी की रेगुलर एग्जाम नहीं है। कौन सा एग्जाम है? रिक्रूटमेंट एग्जाम है, ठीक है, ओके। एनी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये कीवर्ड है इसका, कंडक्टेड बाय द राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब देख लेना, ये राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है 1992 के एक्ट में भी है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है, यहां पर आप गलती कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये आपकी गलती करने के यहां पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं 5 और 6 पॉइंट पर ऑप्शंस में, ठीक है। जब आप 1992 का एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर भी यूनिवर्सिटीज का जिक्र हुआ है, और जब आप 1992 का एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का भी जिक्र हुआ। पर ये वो है जब ये बोर्ड क्या कराता है, कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम कराता है। अगर कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम हो रहा है तो 2022 का एक्ट अप्लाई होगा। अगर वो रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं है, वो बोर्ड के एग्जाम है 10th के 12th के, तो उस पर 1992 का एक्ट अप्लाई होगा। याद रखना इस बात को, ये गलती मत कर देना, इस पर ध्यान देना कि जब वो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहा है तो वो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बात कर रहा है या इसकी बात नहीं कर रहा है। अगर इसकी बात कर रहा है तो 2022 का एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर वो इसकी बात नहीं कर रहा है तो 1992 का एक्ट अप्लाई होगा। तो इसलिए 5 और 6 पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट, कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये, ठीक है। 7th, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि ठीक है, पुलिस, ओके, जो पुलिस के एग्जाम होते हैं वो सब पर 2022 का एक्ट अप्लाई होगा। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एनी अदर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, लोकल बॉडी एंड PSU ओन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 10th, एनी अदर एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टार्टिंग के इंपोर्टेंट है ये 8, यहां से क्वेश्चन बनेगा। इज इट क्लियर? तो ये जितने भी एग्जामिनेशन हैं इन सब पर 2022 का एक्ट अप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इन सभी एग्जाम पर 2022 का एक्ट अप्लाई होगा। अगर यहां पर पेपर लीक होता है तो उस पेपर लीक के मामले में 2020
एक्ट के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो पब्लिक एग्जामिनेशन इज क्लियर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेक्शन नंबर 2F अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स, सो अनफेयर मीन्स क्या होता है, जो ये 2022 का एक्ट है उसमें सेक्शन नंबर 2F में ये मेंशन है, सेक्शन 2F में मेंशन है, ठीक है। और जो 1992 का एग्जाम है, सॉरी एक्ट है, उसमें सेक्शन नंबर 2C में डिफाइन है अनफेयर मीन्स। तो स्टूडेंट कंफ्यूज मत हो जाना, ये देखना अगर वो पूछता है कि द वर्ड अनफेयर मीन्स इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, तो आप ये सबसे पहले ये कंफर्म करना कि वो 1992 के एक्ट के बारे में पूछ रहा है या फिर वो 2022 के रिगार्डिंग पूछ रहा है। अगर वो 1992 के रिगार्डिंग पूछ रहा है तो आपको सेक्शन नंबर 2C मार्क करना है, और अगर वो 2022 के रिगार्डिंग पूछ रहा है तो आपको सेक्शन नंबर 2F मार्क करना है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर भी कंफ्यूजन रहेगी, मैं आपको वो भी पॉइंट बताता जा रहा हूं जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। चलिए, सो व्हाट इज अनफेयर मीन्स? तो अनफेयर मीन्स में इंक्लूड्स है स्टूडेंट, नाउ हियर आर द फर्स्ट क्लोज इन रिलेशन टू एन एग्जामिनी। तो यहां पर एग्जामिनी के रिलेशन में दिया हुआ है पहला क्लोज तो, और जो दूसरा क्लोज दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन रिलेशन टू एनी पर्सन। तो इसलिए ये बात ध्यान देना कि वो आपको एग्जामिनी के बारे में पूछ रहा है अनफेयर मीन्स या एनी पर्सन के बारे में पूछ रहा है। तो जो एग्जामिनी की बात करेंगे तो वो है सेक्शन नंबर 2 क्लोज F सब क्लोज फर्स्ट, ठीक है। और जब हम इन रिलेशन टू एनी पर्सन की बात करें तो वो है सेक्शन नंबर 2 क्लोज F सब क्लोज सेकंड में, इस पर भी ध्यान देना। ओके, चलिए, एग्जामिनी जब अनफेयर मीन्स को यूज करता है तो उसमें क्या क्या आता है, देखिए, अनऑथोराइज्ड हेल्प, टू टेक अनऑथोराइज्ड हेल्प। कोई भी एग्जामिनी क्या करता है, अनऑथोराइज्ड हेल्प लेता है इन पब्लिक एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी पर्सन से या किसी ग्रुप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वेरी इंपॉर्टेंट, या तो वो डायरेक्टली हेल्प ले रहा है या वो इनडायरेक्टली हेल्प ले रहा है, डजंट मैटर, ओके। और फ्रॉम एनी मटेरियल रिटर्न, या उसके पास कोई रिटर्न मटेरियल है, रिकॉर्डेड मटेरियल है, कॉपी है, प्रिंटेड आइटम है, इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, डजंट मैटर, ठीक है। और वो किसी भी अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज कर रहा है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या किसी गैजेट को यूज कर रहा है, इट मींस दैट वो अनफेयर मींस को यूज कर रहा है। किसको यूज कर रहा है? अनफेयर मींस। तो याद रखना, अगर आप अपने एग्जाम में किसी भी पर्सन से हेल्प लेते हैं इंडिविजुअली या तो एक पर्सन से या ग्रुप में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आप अनफेयर मींस को यूज कर रहे हैं। आपके पास से कोई मटेरियल, रिटर्न मटेरियल मिलता है, नकल जिसको बोलते हैं ना, चिट मिल जाती है ना बहुत बार एग्जामिनी के पास से, सो देन इट इज कवर्ड अंडर द अनफेयर मींस, ओके, वो भी अनफेयर मींस में कवर किया जाता है, ठीक है। आपके पास से कोई स्मार्ट वॉच मिलती है, ओके, आपके पास से कोई मोबाइल फोन मिलता है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे आप ब्लूटूथ लगाकर चले गए अपने, है ना, कान के अंदर, तो वो क्या है? ऑल इंक्लूडेड अंडर द अनफेयर मीन्स विच इज मेंशन अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लोज F ऑफ द 2022 एक्ट। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो ये तो हो गई एग्जामिनी के कंटेस्ट में बात। नाउ इन रिलेशन टू एनी पर्सन, अभी जो एनी पर्सन है, क्या ये भी अनफेयर मीन्स में आता है? बिल्कुल आता है। देखिए, टू इम्पर्सोनेट और लीक और अटेम्प्ट टू लीक, क्या कर रहा है? इम्पर्सोनेट कर रहा है खुद को, ठीक है। मैं एग्जामिनी हूं, आई एम द एग्जामिनी, वो एग्जामिनी है नहीं, बट वो खुद को कैसे कर रहा है? मैं एग्जामिनी हूं, ठीक है। खुद सुना होगा ना आपने, उसका पेपर दे आते हैं बनकर, इम्पर्सोनेट, ठीक है। या फिर वो लीक कर रहा है या अटेम्प्ट टू लीक कर रहा है, पेपर को लीक करने की कोशिश कर रहा है, या किसी तरह से कोई कॉन्स्पायरेसी कर रहा है लीक करने में क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? अनफेयर मीन्स टू प्रोकर और अटेम्प्ट टू प्रोकर और पजेस और अटेम्प्ट टू पजेस क्वेश्चन पेपर इन अनऑथोराइज्ड मैनर। उसके पास से कोई क्वेश्चन पेपर मिलता है, जैसे बाहर कोई पर्सन है और उसके मोबाइल के व्हाट्सएप पर कोई क्वेश्चन पेपर है और वो अंदर अभी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और बाहर से कोई पर्सन है, कोई शॉप है, उस शॉप का कोई ओनर है, उसके पास से क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, तो वो क्या है? अनफेयर मीन्स, ठीक है। ये सेकंड क्लोज वहां पर कवर होगा, ओके। उसके पोजीशन से, ठीक है, अनऑथराइज्ड मैनर में वहां से कोई क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, ठीक है।
थर्ड वन इज टू सोल्व और अटेम्प्ट टू सोल्व और सीक असिस्टेंस टू सोल्व क्वेश्चन पेपर इन अनऑथोराइज्ड मैनर। आप क्या कर रहे हैं, आप उस पेपर को सोल्व कर रहे हैं, आप उस पेपर को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी यूपी का एग्जाम हुआ था, है ना, आई थिंक इट्स अ कांस्टेबल एग्जाम हुआ था मई के आसपास, अप्रैल मई के आसपास, और वो पेपर लीक हो गया है। मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले ही बच्चों के व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्पेशली टेलीग्राम पर वो बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर आ गया था। पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं था तो किसी के पास 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसको देखा गया कि यहां से नहीं, उसको सेटल किया जा रहा है बिहार से, मतलब बिहार में बैठा था पूरा वो सिस्टम। अब वो पर्सन एग्जामी नहीं है जो बैठा है वहां पर, वो सोल्वर गैंग जिसको बोलते हैं, है ना, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, सोल्वर गैंग। तो उस पेपर को वहां से बैठा के सोल्व करा रही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, तो ये यहां पर कवर होता है थर्ड में, ठीक है। फोर्थ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्ट द एग्जामिनी इन द पब्लिक एग्जामिनेशन इन अनऑथोराइज्ड मैनर। आप एग्जामिनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उसको आप असिस्ट कर रहे हैं, उसको आप हेल्प कर रहे हैं, सो देन यू आर अंडर कवर दिस डेफिनेशन एंड इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। ओके स्टूडेंट, चलिए एक्सप्लेनेशन इंपोर्टेंट फॉर द प्री एग्जाम। एनी पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स एन एग्जामिनी। अभी ये जो एनी पर्सन है ना, इसमें एग्जामिनी भी इंक्लूड है, ऐसा बात नहीं है कि इसमें एग्जामिनी नहीं है, इसमें एग्जामिनी भी इंक्लूड है एनी पर्सन में, ठीक है। नाउ द लास्ट डेफिनेशन 2G। तो 2G हमें क्या प्रोवाइड करती है, 2G हमें प्रोवाइड करती है स्टूडेंट कि अगर इस एक्ट में किसी वर्ड्स को यूज किया गया है और वो वर्ड यहां पर डिफाइन नहीं किया गया है बट वो आईपीसी में डिफाइन किया गया है, तो आईपीसी के प्रोविजन इस एक्ट पर अप्लाई होंगे, ठीक है, उस वर्ड के कंटेस्ट में जो वर्ड यहां पर डिफाइन नहीं किया गया है बट वो आईपीसी में डिफाइन किया गया है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रहा होगा, ठीक है। चलिए नाउ द थर्ड सेक्शन। अब जरा ध्यान से समझना है स्टूडेंट, जब हम इस एक्ट की बात कर रहे हैं और हम राजस्थान एपीओ के प्री की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान एपीओ के प्री में जो आपकी इसमें टोटल कितने सेक्शन है, इसमें टोटल 20 सेक्शन है, टोटल 20 सेक्शन है इसमें। बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द प्री एग्जाम, इस एक्ट में आपके सिर्फ और सिर्फ 10 सेक्शन पूछे जाने हैं प्री में। जो प्री में आपके सेक्शंस आएंगे वो कितने आएंगे स्टूडेंट, ओनली 10 सेक्शंस, पेनल्टी तक, ठीक है। 10 सेक्शंस में क्या है, 10 सेक्शन में पेनल्टी है, तो इसमें आपका सिर्फ पेनल्टी तक आएगा, ठीक है। तो बट हम आगे के भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको भी कवर करेंगे, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं है, पर 10 तक हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 10 सेक्शंस तक हम बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर करेंगे, ओके। 10 में पेनल्टी है, ठीक है। चलिए सेक्शन नंबर 3, प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। जो अनफेयर मीन्स को यूज करता है ना, उसको यूज को क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, सेम एज 1992 एक्ट। 1992 के एक्ट में भी स्टूडेंट सेक्शन नंबर 3 कॉमन है दोनों एक्ट में, याद रखना। 1992 के एक्ट में सेम यही लाइन है, नो पर्सन शैल यूज अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। तो सेक्शन नंबर 3 इज अ कॉमन सेक्शन ऑफ 1992 एक्ट एंड 2022 एक्ट, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 क्या है, दोनों एक्ट का कॉमन सेक्शन है। इज दैट क्लियर? सो नो पर्सन शैल यूज अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। कोई भी पर्सन पब्लिक एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स को यूज नहीं करेगा। अब वो अनफेयर मीन्स क्या है, जो हमने सेक्शन नंबर 2 क्लोज एफ में डिस्कस कर लिया है, ठीक है, एग्जामिनी के कंटेस्ट में और एनी पर्सन के कंटेस्ट में, दोनों के कंटेस्ट में, ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4(1) इज पोजेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। सेम, ये भी सेम है स्टूडेंट, ठीक है। 1992 के एक्ट में भी सेम सेक्शन है और यहां पर भी सेम सेक्शन है। तो जिसने वो वीडियो देख ली है, एक बार आप उसको नहीं देखिए, एक बार आप प्लीज उसको देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो हम यहां पर सिर्फ इसको ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं, वहां पर मैंने इसको डिटेल में समझाया है, ठीक है। इट मींस दैट जिसके पोजीशन में क्वेश्चन पेपर मिला है, ठीक है, और वो अनऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक है, या उसने डिस्क्लोज किया है क्वेश्चन पेपर को,
ठीक है, उसने लीक किया है, उसने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक किया है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, कोई भी पर्सन, तो वहां पर उसको पनिश किया जा गया है, यानी कि इस सेक्शन को एक पनिशेबल सेक्शन बनाया गया है, और वो बनाया गया है सेक्शन नंबर 4 को। तो याद रखना, अगर किसी भी पर्सन के पोजीशन में या फिर वो कोई क्वेश्चन पेपर को डिस्क्लोज करता है और वो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है कि उसके पोजीशन में वो क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, तो वो उसको लीक करता है, तो वहां पर उसको जो प्रोहिबिट किया गया है, जो ऑफेंस है वो सेक्शन नंबर 4 का ऑफेंस है, याद रखना, ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 स्टूडेंट, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन untrusted or engaged with examination work, सेम स्टूडेंट, सेम एज 1992, ये भी 1992 एक्ट से बिल्कुल सेम है। इट मींस दैट जिस पर्सन को बाय पर्सन अनट्रस्टेड और एंगेज्ड विद एग्जामिनेशन, जो पर्सन एग्जामिनेशन के लिए उसको इंटरेस्ट किया गया है, उसको अपॉइंट किया गया है, उसको ऑथराइजेशन दिया गया है, या फिर जो उसमें क्या है, एंगेज्ड है बाय द अथॉरिटी, अगर वहां पर क्या होता है, लीकेज होता है, उस बाय दैट पर्सन हु इज अनट्रस्टेड और एंगेज्ड विद एग्जामिनेशन, सो देन इट्स अ ऑफेंस ऑफ सेक्शन नंबर 5। तो वो ऑफेंस है किसका, सेक्शन नंबर 5 का। ये सेक्शन भी हम 1992 के एक्ट में बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है, ऊपर से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, तो डिटेल में आप एक बार 1992 के एक्ट की प्लीज आप एक बार वीडियो देख लेना, ओके। चलिए सेक्शन नंबर 6, ये डिफरेंट सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन आपको 1992 के एक्ट में नहीं मिलेगा, ये हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अनऑथराइज्ड पोजेशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर, देखिए आपको कुछ कुछ है ना, सेक्शन नंबर 4 का लिंक दिखेगा यहां पर, ठीक है। अनऑथराइज्ड पोजेशन, आपके पास क्या है, अनऑथराइज्ड पोजेशन है, डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट और OMR शीट इन एनी फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करते हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर का अनऑथराइज्ड पोजीशन है, आप या फिर उसको आपके पास उसको आप डिस्क्लोजर है आपके पास उसका, या आप आंसर शीट को डिस्क्लोज करते हैं, OMR शीट को डिस्क्लोज करते हैं, किसी भी फॉर्म में, सो देन इट्स अ ऑफेंस ऑफ सेक्शन नंबर 6। देख लेते हैं, नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथोराइज्ड और परमिटेड, जिसको लॉफुली ऑथोराइज नहीं किया गया है या उसको लॉफुली परमिट नहीं किया गया है, ठीक है, बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। इट मींस दैट क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने से, जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन होने का जो टाइम फिक्स है उससे पहले, बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, उससे पहले क्या होता है, उसके पास किसी भी तरीके से क्वेश्चन पेपर का पोजीशन मिलता है, वो डिस्क्लोज करता है, उसको आंसर शीट का पोजीशन मिलता है, OMR शीट का पोजीशन मिलता है, किसी भी तरह का पोजीशन मिलता है, सो देन इट्स अ ऑफेंस ऑफ सेक्शन नंबर 6। तो वो क्या है, वो सेक्शन नंबर 6 का ऑफेंस है, याद रखना, ठीक है। कैसा ऑफेंस है स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 6 का ऑफेंस है, ठीक है। यहां पर सेक्शन नंबर 4 का एक्सटेंशन है, याद रखना, सेक्शन नंबर 6 जो है वो एक्सटेंशन है, सेक्शन नंबर 6 इज द एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 4, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 को, सेक्शन नंबर 6 क्या है, एक्सटेंशन है सेक्शन नंबर 4 का, ओके। चलिए नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 7, प्रोहिबिशन टू एंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर, किसी भी पर्सन को एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करने से प्रोहिबिट किया गया है। नो पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड और एंगेज विद द वर्क, जो इंटरेस्टेड नहीं है और जिसको वर्क में एंगेज नहीं किया गया है, पर्टेनिंग टू द पब्लिक एग्जामिनेशन और कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन कहां डिफाइन है स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 2A में डिफाइन है। क्या है कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, पढ़ा है हमने, है ना, उसका सुपरविजन, है ना, उसका प्रिपेयरिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका कलेक्शन, एवरीथिंग, ओके, याद कीजिए सेक्शन नंबर 2A, ठीक है। और हु इज नॉट ए एग्जामिनी, जो एग्जामिनी नहीं है, तो नो पर्सन शैल एंटर द प्रेमाइसेस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। किसी भी पर्सन को एग्जामिनेशन सेंटर के प्रेमाइसेस में एंटर करने नहीं दिया जाएगा। अगर
वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो एंगेज नहीं है, या वो कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व नहीं है, या फिर वो एग्जामिनी नहीं है। अगर वो ये हैं, यानी कि अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट किया गया तो उसको एंटर करने दिया जाएगा, अगर कोई पर्सन एग्जामिनी है तो उसको एंटर करने दिया जाएगा, अगर कोई पर्सन कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व है तो उसको एंटर करने दिया जाएगा। बट अगर वो इनमें से कोई नहीं है तो वो एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेमाइसिस में एंटर नहीं कर सकता है, और अगर वो ऐसा करता है सो देन ही कमिट अ ऑफेंस ऑफ सेक्शन नंबर 7। ही कमिट द ऑफेंस ऑफ सेक्शन नंबर 7। तो वो सेक्शन नंबर 7 के ऑफेंस को कमिट करता है स्टूडेंट। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नाउ सेक्शन नंबर 8, नो पर्सन अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर shall be used for any place, no place, किसी भी, ये तो ऊपर से ही पढ़ लीजिए आप, मार्जिनल हेडिंग आपको क्लियर कर रही है। नो प्लेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर shall be used for public examination। आप किसी भी प्लेस को एग्जामिनेशन सेंटर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं अदर देन द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप किसी भी प्लेस को पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस प्लेस को क्या नहीं बनाया गया है, एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनाया गया है। सेक्शन नंबर 8। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो ऑफेंस है सेक्शन नंबर 8 का। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। सेक्शन नंबर 9, ऑफेंसेस बाय मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन और अदर्स। ये देखिए यहां पर है ना, सबको कवर किया है इन्होंने। इट्स अ एग्जॉस्टिव सेक्शन। अब देखिए बहुत बार है ना पेपर ऑनलाइन होता है। अब जब पेपर ऑनलाइन होता है तो वहां पर लैब के पास ये कॉन्ट्रैक्ट होता है पेपर कराने का, ठीक है, कौन कौन सी लैब में पेपर होने हैं, वहां पर पूरा कंप्यूटर का अरेंजमेंट कराया जाता है। तो अब वो कोई स्कूल तो नहीं है, पर वो क्या है, वो भी एक एग्जामिनेशन सेंटर है। तो इसमें जितना भी मैनेजमेंट है, किसी भी जो एग्जामिनेशन सेंटर है, उस पूरे एग्जामिनेशन सेंटर का सारा मैनेजमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन या जो भी अदर्स में आता है, सब कुछ भी उससे इन्वॉल्व है। पूरा मैनेजमेंट भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, पूरा एवरी प्रोमाइसिस और एवरीथिंग, LLP ऑल्सो, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑल्सो। तो एवरी पर्सन, जो हर पर्सन उस काम में इन्वॉल्व था, इंचार्ज था वहां का, वो सब लायबल हो सकते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि उनका भी इसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। तो वो आपने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, सेक्शन नंबर 9 का। याद रखना सेक्शन नंबर 9 जो है वो एक वाइडर सेक्शन है, वाइडर सेक्शन, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब वहां पर जहां पर ये पेपर लीक हुआ है, जिस लैब में ऐसा हुआ है, जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर ऐसा हुआ है, उसमें जो भी पर्सन इन्वॉल्व थे वो सभी के सभी क्या हो सकते हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि आप कब, तो वो सभी के सभी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उन सभी को यहां पर एक्यूज्ड बनाया जा सकता है सेक्शन नंबर 9 के अंदर। इट्स अ वेरी वाइडर सेक्शन। ओके, चलिए तो सेक्शन नंबर 10 को देखिए। नाउ सेक्शन नंबर 10 प्रोवाइड द पेनल्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर द प्री। इसको जरा ध्यान से समझना है स्टूडेंट। ये सेक्शन नंबर जो 10 है लेंथी सेक्शन है थोड़ा, ठीक है, और प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज, इसमें 2 क्लोज हैं और इसका एक प्रोवाइजो है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्लोज को डिस्कस करते हैं। इफ एनी एग्जामिनी, किसकी बात हो रही है, एग्जामिनी की बात हो रही है। एक एक आपके पास अपना बेरेक्ट होना चाहिए, और जो मैं आपको अंडरलाइन कराता हूं या फिर मैं आपको सर्कल कराता हूं, इट्स अ कीवर्ड, ठीक है, तो आप उसमें जरूर आप उसमें सर्कल कीजिए उसको। ओके, इफ एनी एग्जामिनी इंडल्ग इन अनफेयर मीन्स, अगर कोई भी एग्जामिनी किसी अनफेयर मीन्स में इंडल्ग है, उसमें इन्वॉल्व है, ओके, एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2FI, हमने किया था ना, अलग से उसको डिस्कस किया था। 2F फर्स्ट, सॉरी 2 क्लोज F सब क्लोज फर्स्ट, ठीक है, जो अनफेयर मीन्स कहां बताया गया है, 2 क्लोज F सब क्लोज फर्स्ट में, शैल बी लाइबल टू बी पनिश्ड with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। कितना पनिशमेंट है, shall be liable to punished 3 years का पनिशमेंट है स्टूडेंट, 3 years का पनिशमेंट। एंड shall also be liable to fine, यहां पर है ना एंड वर्ड यूज हुआ है स्टूडेंट, और नहीं है, एंड है। shall also be liable to fine, वो फाइन के लिए भी लाइबल होगा या नहीं हो सकता नहीं है, वो होगा लाइबल, ठीक है।
which shall not be less than 1 लाख रुपीस। कितना है स्टूडेंट? 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, और अगर वो क्या हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है पेमेंट करने के लिए, जो फाइन का पेमेंट था, तो नाउ सच ऑल्सो बी लाइबल टू बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ मंथ फॉर अ टर्म ऑफ 9 मंथ। बात समझ में आया? अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम देते हुए आप क्या हैं, आप अनफेयर, किसी भी तरीके से आप अनफेयर मीन्स को यूज करते हैं, सो नाउ इट्स अ ऑफेंस बिकॉज ऑफ द सेक्शन नंबर 3 एंड पनिश्ड बाय सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंग ही पनिश होगा। एग्जामिनी, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट टू द एग्जामिनी। तो कितना पनिशमेंट है एग्जामिनी को? 3 साल का पनिशमेंट। कितना है? 3 साल का पनिशमेंट। साथ में फाइन, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, फाइन होगा ही होगा। शैल नोट बी लेस देन, नोट अप टू एक्सटेंडेड, 1 लाख तक नहीं, 1 लाख से कम नहीं होगा। शैल नोट बी लेस देन 1 लाख रुपीज। जो पनिशमेंट है वो नोट भी लेस देन नहीं है, वो 3 साल तक हो सकेगी। उसमें 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, जैसा कोर्ट देखे वैसा, ठीक है, पर 3 साल से ज्यादा नहीं होगी पनिशमेंट। 3 साल तक में एक्सटेंडेड अप टू 3 इयर्स। बट जब हम फाइन की बात कर रहे हैं तो नोट लेस देन 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए से कम का फाइन नहीं होगा। बट अब मान लीजिए कि जो एग्जामिनी है वो 1 लाख रुपीज पे नहीं कर पाता है, डिफॉल्ट हो जाता है उसमें पे करने में, तो उसकी पनिशमेंट को कहां तक एक्सटेंड किया जा सकता है इन ल्यू ऑफ फाइन? 9 मंथ। कितना है स्टूडेंट? 9 मंथ। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, आई रिपीट इट अगेन, अगर कोई भी एग्जामिनी अनफेयर मींस का एक्यूज बनता है कि उसने अनफेयर मींस को यूज किया है अपने पब्लिक एग्जामिनेशन में, पब्लिक सेंटर पर, एग्जामिनेशन सेंटर पर, सो नाउ ही इज पनिशेबल एंड इट इज एन ऑफेंस बिकॉज ऑफ द सेक्शन नंबर, स्टूडेंट्स कौन सा है? सेक्शन नंबर 3। क्या है? सेक्शन नंबर 3। उसी में आपको प्रोहिबिट किया गया था ना कि आप अनफेयर मींस को यूज नहीं करेंगे। वो क्या है? ऑफेंस बन जाता है सेक्शन नंबर 3 का। और जब सेक्शन नंबर 3 का वो ऑफेंस बन जाता है तो वो पनिश किया गया है सेक्शन नंबर 10 के क्लोज 1 में। और सेक्शन 10 का क्लोज 1 ये कहता है कि अगर कोई भी एग्जामिनी अनफेयर मींस को यूज करता है तो उसको कहां तक की पनिशमेंट, सेंटेंस दिया जा सकता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटेंस, तो देन एक्सटेंडेड अप टू 3 इयर्स, इससे ज्यादा नहीं होगा। बट फाइन, मिनिमम फाइन, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मिनिमम फाइन, शैल नोट बी लेस देन 1 लाख रुपीज, शैल नोट बी लेस देन 1 लाख रुपीज। ज्यादा कितना हो सकता है वो नहीं बताया, 1 लाख से कम नहीं होगा। और अगर वो अपना फाइन डिफॉल्ट हो जाता है पेमेंट देने में, तो नाउ उसकी जो इंप्रिजनमेंट है 9 मंथ के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है, 1 साल 9 महीने तक। इज दैट क्लियर? यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्लोज पर। ये क्लियर है स्टूडेंट? वेरी गुड। इफ एनी पर्सन, याद रखना, इफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनी, यहां पर एग्जामिनी भी इंक्लूड है, ठीक है। कौन है? एग्जामिनी भी इंक्लूड है। एनी पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनी whether interested or authorized with the conduct of public examination or not. It means that अब ये सेक्शन नंबर 4, 5, 6, सेक्शन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 सबकी बातें हो रही है। यहां पर जितने भी ऑफेंस है सब आ गए हैं अब, ठीक है। 4, 5, 6 उन्होंने दे दिया ना कि इंटरेस्टेड है या नहीं है। इसका मतलब सेक्शन नंबर 4 इंटरेस्टेड वाला नहीं था, सेक्शन नंबर 5 इंटरेस्टेड वाला था, ठीक है। तो वो फिर इंटरेस्टेड है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। या फिर वो किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है या अदरवाइज इंडल्ग है और अटेम्प्ट टू इंडल्ग इन अनफेयर मींस एज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2F क्लोज 2 और कंट्रावेन और अबेट टू कंट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को कंट्रावेन करता है या कंट्रावेन के लिए उसको अबेट करता है किसी पर्सन को, ठीक है। तो वो पर्सन क्या होगा, एक मतलब वो एनी पर्सन जो है वो पनिशेबल होगा। देखना यहां से पनिशमेंट स्टार्ट होती है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर।
मार्क करना है यहां पर 5 ईयर, बट विच में एक्सटेंडेड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज, बट विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ रुपीज, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 करोड़ रुपए। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट में क्या होगा, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट में उसकी जो सेंटेंस है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 2 इयर्स। तो ये जो पनिशमेंट है वो सेक्शन नंबर 2F क्लोज 1 की पनिशमेंट है, और ये है सेक्शन नंबर 2 क्लोज F सेकेंड क्लोज की। इसलिए मैंने आपको वहां पर बाइफरकेट करा दिया था क्लोज में कि इसको बाइफरकेट करके ही आप पढ़ना। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो क्या है स्टूडेंट, अगर कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनी ऑल्सो वो सेक्शन नंबर 2F क्लोज सेकंड में जो अनफेयर मींस को डिफाइन किया गया है उनको यूज करता है, तो कितना पनिशमेंट होगा, कम से कम 5 साल, इससे नीचे नहीं होगा। कम से कम कितना, 5 साल। कहां तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, मैक्सिमम 10 इयर्स। तो कोर्ट 5 साल से कम का पनिशमेंट नहीं देगा, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 10 साल तक। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गई सेंटेंस की बात। नाउ व्हाट्स द फाइन इज दिस, व्हाट्स द फाइन इज दिस, तो फाइन क्या है स्टूडेंट, नोट लेस देन, कम से कम कितना फाइन होगा, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए, इससे कम नहीं होगा। कितना होगा, 10 लाख रुपए। और मैक्सिमम कितना कराया जा सकता है इसको, 10 करोड़ रुपए। मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 10 करोड़। तो 10 वर्ड याद रखना, कंफ्यूज मत होना, वहां पर 1 लाख ऑप्शन भी आ सकता है, 1 करोड़ भी आ सकता है। ठीक है, तो 10 लाख मिनिमम, 10 करोड़ मैक्सिमम। इज इट क्लियर? और अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है पेमेंट के लिए, ठीक है, नाउ 2 साल का पनिशमेंट और 2 साल का पनिशमेंट और मिलेगा। तो ये है सेक्शन नंबर 10। क्वेश्चन आना ही आना है स्टूडेंट, याद रखना, अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना सेक्शन नंबर 10 को। क्लियर? ओके, अब अकॉर्डिंग टू द सिलेबस तो आपको सिर्फ सेक्शन नंबर 10 तक पढ़ना है, बट हम इसके कुछ इंपोर्टेंट सेक्शंस को भी और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसका एक प्रोवाइजो रह गया है स्टूडेंट, सेकेंड क्लोज का प्रोवाइजो है, द कोर्ट में फॉर एनी एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than 5 years। अब तक हमने क्या पढ़ा था, 5 साल से कम पनिशमेंट नहीं होगा, बट कोर्ट चाहे तो, अगर कोर्ट के पास एडिक्वेट और स्पेशल रीजंस हैं, कीवर्ड इज एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस। इफ द कोर्ट्स हैव अ एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस, तो वहां पर पनिशमेंट लेस देन 5 years भी दिया जा सकता है। यस, इट इज पॉसिबल, द पनिशमेंट इज लेस देन 5 years when the court has reason to believe any adequate and special reasons। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए सेक्शन नंबर 11 को एक बार और देख लीजिए। डिबारमेंट और कन्विक्शन। एन एग्जामिनी हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी डिबार्ड। अगर किसी भी एग्जामिनी को इस एक्ट के अंदर पनिश किया गया है तो उसको डिबार किया जा सकता है किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन से। कितने पीरियड के लिए? 2 साल के लिए। इट मींस दैट अब वो 2 साल तक कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 11। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी एग्जामिनी को इस एक्ट के अनुसार पनिश किया गया है तो अब उसको डिबार किया जा सकता है कि वो 2 साल तक कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व नहीं रहेगा। सेक्शन नंबर 11, डिबार कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस को देख लेते हैं एक बार, फिर इसके इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी सोल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, सेक्शन नंबर 14 इज इंपोर्टेंट स्टूडेंट। सेक्शन नंबर 14 सिलेबस में तो नहीं है, एपीओ के प्री में, बट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस एक्ट में जो ऑफेंसेस हैं वो कैसे, उनका नेचर कैसा है, तो याद रखना, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। वेरी इंपॉर्टेंट। किस नेचर के हैं वो? कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इस एक्ट में कोई भी ऑफेंस जो है वो कैसा ऑफेंस है? वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल।
section number 15 is also important, student, for the pre investigation of the offenses. No police officer below the rank of additional superintendent of police shall investigate any offense committed under this act. इस एक्ट में अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की पावर किसके पास है? कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? एनी पुलिस ऑफिसर? द आंसर इज नो. कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है. ऐसा कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा जो क्या है, बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है. इट मींस दैट जो सबसे पहले पावर है वो किसके पास है? एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. इससे सुपीरियर ऑफिसर या फिर ये ही इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इस एक्ट में अगर कोई ऑफेंस हुआ है. इससे नीचे की रैंक की जो पुलिस ऑफिसर हैं वो इस एक्ट में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं. सब इंस्पेक्टर कर सकता है? आंसर इज नो. इंस्पेक्टर कर सकता है? नहीं कर सकता. हेड कांस्टेबल नहीं कर सकते हैं. ओके, तो नोट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री. ठीक है, यहां पर याद रखना कि एक मिनट, ठीक है, अब इसको छोड़ सकते हैं, सॉरी, सेक्शन नंबर 16 को इग्नोर कर देना. ठीक है, सेक्शन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. सेक्शन नंबर 17, इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि सीआरपीसी अप्लाई होगी प्रोसीजर में. ठीक है, 17 इंपॉर्टेंट है. 17 क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो कोर्ट के पास पावर रहेगी वो कौन सी कोर्ट है? तो वो है आपका कोर्ट ऑफ सेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है? कोर्ट ऑफ सेशन. तो कोर्ट ऑफ सेशन से ये हियरिंग, इसका कोर्ट ऑफ सेशन वो डेजिग्नेटेड कोर्ट है यहां पर. ओके, जो इस मामले में ट्रायल करेगी. ठीक है, बट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान. ओके, तो उसको डेजिग्नेट, किसी भी कोर्ट ऑफ सेशन को इसमें डेजिग्नेट किया जा सकता है, बट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज योर 2022 एक्ट. इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो सभी मैंने आपको करा दिए. प्लीज इसको आप एग्जाम तक है ना एक दो बार और रिवाइज कर लेना, आपको इससे ना बहुत हेल्प मिलने जाएगी. ठीक है, चलिए इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं स्टूडेंट. द फर्स्ट एमसीक्यू इज, when did Rajasthan Public Examination Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment Act 2022 receive assent of the President? It means that वो, सॉरी यहां पर है ना, गवर्नर को आप मार्क कीजिए. ठीक है, गवर्नर को रखिए. ठीक है, तो वो क्या है? 5 अप्रैल 2022. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ द राजस्थान? तो स्टूडेंट एक्ट नंबर क्या था? स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था, एक्ट नंबर 6 ऑफ 2022. Next, the Rajasthan Public Examination Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment Act 2022 came into force on, तो एनफोर्समेंट डेट क्या है? 12 अप्रैल 2022. ये सारे क्वेश्चंस हमने अच्छी तरह से समझ लिए हैं अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मीजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर मीन्स इन द रिक्रूटमेंट एक्ट 2022, व्हाट डज कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन? कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन को कहां डिफाइन किया गया है स्टूडेंट? सेक्शन नंबर 2A में डिफाइन किया गया है. और कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है? प्रिपरेशन इन्वॉल्व है, सुपरविजन भी है, इवैल्यूएशन भी है. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इज दैट क्लियर? ओके. इफ एनी एग्जामिनी इंडल्ज इन अनफेयर मीन्स व्हाट शैल बी द पनिशमेंट फॉर हिम? तो कितनी पनिशमेंट है स्टूडेंट? अगर किसमें पूछा गया है? उसने एग्जामिनी के बारे में पूछा है, यानी कि सेक्शन नंबर 2F क्लोज फर्स्ट की बात हो रही है. ठीक है, तो कितना पनिशमेंट था स्टूडेंट? विच में एक्सटेंडेड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 lakh rupees. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3. ओके, सेक्शन नंबर 10 का कंटेंट है. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन. इफ अ पर्सन कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट कैन बी डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग एनी पब्लिक एग्जामिनेशन. अगर कोई भी एग्जामिनी इस एक्ट के अंडर उसको पनिश किया गया है, तो क्या उस एग्जामिनी को डिबार किया जा सकता है किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन से? सो द फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज यस. हां, उसको डिबार किया जा सकता है, बट कितने सालों के लिए डिबार किया जा सकता है? फॉर द पीरियड ऑफ 2 years. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2. इज दैट क्लियर? वेरी गुड.
Question number 7. If an officer investigating an offence committed under this act has reason to believe that any property represent proceeds of any offence under this act, what action shall be taken by him? तो अगर कोई भी ऑफिसर इस एक्ट के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर रहा है और उसको कोई रीजन टू बिलीव है कि वो प्रॉपर्टी क्या हुई है, इसमें यूज हुई है अनफेयर मीन्स के लिए, तो वो क्या कर सकता है? ही शैल ड्यूली इन्फॉर्म द डेजिग्नेटेड कोर्ट विद इन 48 आवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विद इन 48 आवर्स ऑफ द सीजर ऑफ अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी. If the person of management or institution has been found guilty of the offense under subsection 2, यहाँ पर offense है स्टूडेंट, ठीक है, offense of the offense under subsection 2 of section number 10 of this act, who will be liable to pay all the cost and expenditure? So then the management will make sure that the concerned person pay the expenditure. Clear? Question number 9, it's the last question here. Who will investigate the offense under this act? तो नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको हमने कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है. सो स्टूडेंट, इट इज योर 2022 एक्ट. इसको अच्छी तरह से कीजिए, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है. और जब आप इस पूरे एक्ट को एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, सो देन डेफिनेटली श्योर आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने जा रहा है. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. एंड हम मिलते हैं अपने थर्ड लोकल एक्ट के साथ, एंड दैट इज द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टेक्निकल एक्ट ऑल्सो, ठीक है. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू.